गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको आपके लिए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं ट्रिकी वे में लेके आई हूँ। प्लस उसकी रचनाओं के बारे में विशेष बातें यहाँ पे बताऊंगी मैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी, चिरगांव जिला झांसी यूपी में हुआ था। मूल नाम मिथिलाधीप नंदी शरण थे। ठीक है। पिता सेठ रामचरण गुरु, काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रथम कविता थी हेमंत 1905 ईस्वी की और प्रथम काव्य थे जयद्रवध। ठीक है। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 की थे। ठीक है। और मृत्यु हुई थी इसकी 1964 में। और भाषा है ब्रज भाषा, आधुनिक युग के तुलसीदास कहे जाते हैं। और पुरस्कार है पद्म भूषण 1954 में, 1952 में राज्यसभा सदस्य बने और मंगला पारितोष सम्मान भी उसे प्राप्त हुआ। साहित्य वाचस्पति और दिलीप की उपाधि भी सम्मानित हुए थे। और साहित्य जगत में ये दद्दा नाम से संबोधित किए जाते थे। ठीक है। और हिंदी में लगभग इसके 74 रचनाएं हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और गीति काव्य है उसमें। ठीक है। और मौलिक ग्रंथों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। रंग में भंग 1909 की रचना है। जयद्रवध 1910, भारत भारती 1912, बहुत बार पूछे गए हैं ना। किसान भी पूछते हैं 1917, शकुंतला 1923 या कभी कभी 1900, इसमें 14, कहीं कहीं 1923 और 1914 से देते हैं। ठीक है। पंचवटी 1925, अनग 1925, सैनेन्द्री 1926 है ना। और हिंदू 1927, त्रिपथगा 1928, शक्ति 1928, गुरुकुल 1928, विकट भट्ट 1929, झनकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1933, द्वापर 1936 और सिद्धराज जो है 1936 है इधर। और है नहुस जो है 1940 है, कुणाल गीत 1942, काबा और करबला 1942, पृथ्वीपुत्र 1950, प्रदक्षिणा 1950, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 और जन और विसर्जन 1942 की रचना है। ठीक है, तो ये उसकी रचनाएं हैं। इसमें से यशोधरा, साकेत, द्वापर ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। नहुस भी पूछते हैं, काबा, करबला, प्रदक्षिणा, जय भारत ये। ठीक है, तो इसकी रचना को ट्रिकी वे में कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा सा लंबा है। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है। रंग में भंग पड़ गया जब, एक मिनट मैं ऐसे कर देती हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देंगे। रंग में भंग पड़ गया जब जयद्रवध ने सुना कि भारत के किसान शकुंतला के पंचवटी में सघन हिंदू त्रिपथ में शक्ति लेकर आए हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। रंग में भंग पड़ गया जब जयद्रवध ने सुना कि भारत के किसान शकुंतला के पंचवटी में सघन हिंदू त्रिपथ में शक्ति लेकर आया है। वह गुरुकुल से भी विकट भट्ट झंकार करते हुए आए, साकेत से सभी लोग, यशोधरा, द्वापर से और सिद्धराज नहुस भी आए और कुणाल गीत गाते हुए काबा और करबला से आए। ठीक। और पृथ्वीपुत्र प्रदक्षिणा करते, जय भारत जय विष्णु प्रिया कहते हुए अर्जन और विसर्जन करते आए। ऐसा। तो एक बार और बोल देती हूँ मैं। रंग में भंग पड़ गया, रंग में भंग कहाँ से आया है, देखो। रंग में भंग पड़ गया जब जयद्रवध ने सुना, रंग में भंग पड़ गया जब जयद्रवध ने सुना कि भारत के किसान, भारत भारती से भारत ली हूँ और किसान, ठीक है, भारत के किसान शकुंतला के पंचवटी में सघन हिंदू, ठीक है, सघन को अनग लिखियो, अनग है उसको सघन बोलिए, सघन हिंदू आ गए। ठीक है। सघन हिंदू त्रिपथ से, त्रिपथगा से त्रिपथ में शक्ति लेकर, ठीक है, शक्ति लेकर आया। वह गुरुकुल से विकट भट्ट झनकार करते हुए साकेत से सभी लोग आए। ठीक है। यशोधरा द्वापर से आए,
यशोधरा जो है द्वापर से आया, ऐसा लिखी हूँ, ठीक है। यहाँ पे यशोधरा द्वापर से आए, ठीक। यशोधरा, हाँ। और सिद्धराज नहुस, सिद्धराज यहाँ पे, हाँ सिद्धराज भी है यहाँ पे, देख लीजिए, ठीक। और सिद्धराज नहुस, ठीक है, सिद्धराज नहुस भी आए, ठीक है। और कुणाल गीत गाते हुए काबा और करबला से आए। पृथ्वी पुत्र प्रदक्षिणा करते हुए जय भारत जय विष्णु प्रिया कहते हुए अर्जन और विसर्जन करते आए, ठीक। तो आया समझ में? आशा है आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आएंगे। ये ट्रिक अगर याद करोगे तो कोई भी आप एग्जाम में भूलोगे नहीं कि इसकी रचना कौन सी नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं विशेष बातें, बहुत से हैं, ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों के काम आएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को दो भागों में बांटे हैं। एक तो विषय वस्तु की दृष्टि से, दूसरा है राम संबंधी काव्य, सॉरी, एक तो विषय वस्तु की दृष्टि से और दूसरा है, एक मिनट ना, हाँ, ऐतिहासिक। एक तो विषय वस्तु, पहले विषय वस्तु देख लेते हैं, उसके बाद फिर से बताऊंगी मैं। हाँ, एक तो विषय वस्तु की दृष्टि से, दूसरा है रचना शैली की दृष्टि से, ठीक है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से क्या आएंगे? राम संबंधी काव्य आ जाएंगे। राम संबंधी काव्य कौन कौन से हैं इसमें? साकेत है, यानी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त के राम से संबंधित नहीं है या राम से संबंधित है। तो इसी वजह से मैं अलग अलग ये की हूँ कि राम संबंधित काव्य कौन कौन से हैं। साकेत है, पंचवटी है और प्रदक्षिणा है, ठीक है। और कृष्ण संबंधी काव्य द्वापर है। वैष्णव भक्ति संबंधी विष्णु प्रिया जो कि चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। और बौद्ध मत से संबंधित है यशोधरा और अनघ, ठीक है। ये गीति नाट्य है, ये भी लिखी हूँ यहाँ पे, ठीक। और है सिख धर्म संबंधी काव्य गुरुकुल है, ठीक। और इस्लाम धर्म संबंधी काव्य काबा और करबला है। और महाभारत के पात्रों या प्रसंगों या उपाख्यानों पर आधारित काव्य कौन कौन से यहाँ पे? जयद्रवध है, वक संहार है, यहाँ पे नहीं लिखी हूँ ना, मेंशन नहीं की हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है वक संहार, वन वैभव, नहुस, हिडम्बा, शकुंतला, तिलोत्तमा और जय भारत। इतने जो है महाभारत के उपाख्यानों से संबंधित काव्य है। ऐतिहासिक में पुरुषों से संबंधित काव्य है रंग में भंग, सिद्धराज, पंचवटी, विकट भट्ट, ठीक। फिर है महात्मा गांधी से संबंधित है अंजलि और अर्ध्य, ठीक है, अंजलि और अर्ध्य, ठीक। और काल्पनिक तथा विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित काव्य है भारत भारती, वैतालिक, हिंदू और अजीत। ये इतने हैं, ठीक है, ठीक। और है, अब रचना की दृष्टि से देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से इनकी रचनाओं को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो मुक्त काव्य है, गीति शैली है, नाट्य शैली है, गीति नाट्य शैली है और पत्र शैली है। तो मुक्त काव्य में पद्य, प्रबंध, ठीक है, स्वदेश संगीत और मंगल घट है। गीति शैली में झनकार, विश्ववेदना, अंजलि तथा साकेत, यशोधरा तथा कुणाल गीत के कुछ अंश है, ठीक। नाट्य शैली जो कि नाटक में तिलोत्तमा और चंद्रहास है। और गीति नाट्य शैली जो कि रूपक है, एक अनघ है, तिलोत्तमा है, चंद्रहास है, ठीक। और पत्र शैली में जो कि नूतन काव्य शैली है, ये पत्रावली है। और प्रबंध काव्य शैली में यह इसकी सर्वप्रिय शैली थी। ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की प्रिय शैली कौन सी है, तो ये है प्रबंध काव्य। इसमें साकेत, जयद्रवध, यशोधरा, पंचवटी इत्यादि इसी शैली में रचित है, ठीक। और फिर आते हैं, और भी कुछ दिए हैं। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य की कुल संख्या 19 मानी जाती है और महाकाव्य 2 है, ठीक है। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य की कुल संख्या कितनी है? 19 मानी जाती है और महाकाव्य 2 है। महाकाव्य कौन सा है? यशोधरा। रचना, इसकी रचना जो है गौतम बुद्ध के गृह तर्क पर आधारित मानी जाती है, ठीक है, मानी जाती है। और नारी जीवन के मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण कुछ लोग इस रचना को साकेत से बढ़कर मानते हैं, ठीक है। और इसमें नारी सम्मान की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है, ठीक। फिर आते हैं रंग में भंग।
चित्तौड़ और बूंदी के घरानों से संबंधित राजपूतानी है, राजपूतानी आन का वर्णन है। ठीक है, चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंधित राजपूतानी आन का वर्णन है रंग में भंग में। पंचवटी, पंचवटी जो है खंड काव्य है, लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णित किया गया है इसमें। ठीक है, और लक्ष्मण तथा शूर्पणखा के प्रसंग पर आधारित खंड काव्य। ठीक है, फिर आते हैं विकट भट्ट। विकट भट्ट जो है जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर है मेघनाथ वध, इसकी ये जो है अनुकांत रचना है। ठीक है, और विष्णुप्रिया जो है इसमें चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया गया है विष्णुप्रिया में। ठीक है, और अर्जन और विसर्जन ये मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें यह एक जिल्द में प्रकाशित 2 खंड काव्य है। ठीक है, ठीक, फिर आते हैं अर्धन और विसर्जन। हाँ, ये तो बता दी हूँ। जयद्रथ और राष्ट्र की बलि वेदी पर प्राण न्यौछावर कर देने वाले युवक का वर्णन किया गया है। इसका आधार महाभारत है। इसमें अभिमन्यु के शौर्य का वर्णन है। ठीक है, और भारत भारती ये राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित काव्य है। और तिलोत्तमा एक पौराणिक नाटक है। चंद्रहास जो है भाग्यवाद पर आधारित पौराणिक नाटक है। ठीक, और किसान जो है भारतीय किसान की करुण गाथा का वर्णन किया गया है। ये पर उसके नाम से ही समझ में आ जाएंगे, खंड काव्य है। और वैतालिक जो है राष्ट्रीय और पुनर्जागरण से संबंधित गीति काव्य है। ठीक, शकुंतला जो है कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया है। और हिंदू एक जाति एकता के आदर्शों से प्रेरित निबंध काव्य है ये। ठीक, और शक्ति जो है माँ दुर्गा के शौर्य और देव दानव संगम वर्णित खंड काव्य है। गुरुकुल जो है सिख गुरुओं पर आधारित इतिवृत्तात्मक निबंध काव्य है। और झंकार एक आध्यात्मिक गीति काव्य है। ठीक, और उच्छावास गुप्त जी ने शोक गीतों का संग्रह है। उच्छावास में गुप्त जी के शोक गीतों का संग्रह है। नहुष में नहुष के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। और सिद्धराज 5 सर्गों में लिखा गया राजा जय सिंह की गाथा पर आधारित एक खंड काव्य है। ठीक, और इधर और होंगे, मैं दिखा देती हूँ। हाँ, और है। ठीक है, प्रमोद पंक्ति भी है। अब कुणाल गीत। कुणाल गीत क्या है? कुणाल के व्यक्तित्व पर आधारित एक खंड काव्य है। गीता की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है ये। ठीक है, विश्व वेदना जो है महायुद्ध की वेदना को करुण अभिव्यक्ति है। और प्रदक्षिणा जो है राम कथा से संबंधित निबंध काव्य है। पृथ्वीपुत्र जो है पद्य नाटक है। दिवोदास नायनी और पृथ्वीपुत्र तीनों का संग्रह है ये। और हिडम्बा एक महाभारत, पता है हिडम्बा कौन थे आप लोगों को? तो वही एक राक्षसी थी जो कि जो भीम की पत्नी थी, है ना। एक महाभारत आधारित खंड काव्य है। जय भारत जो है 47 खंडों का महाभारत कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। ठीक, और विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। रत्नावली जो है महाकवि तुलसीदास की पत्नी पर आधारित खंड काव्य है। और स्वती और संकेत जो है एक फुटकल कविताओं का संग्रह है। और कविता कलाप 27 कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है, अब देख लेते हैं साकेत का जो विस्तृत ये है उसके बारे में। साकेत साकेत जो है 1931 ईस्वी की रचना है। इसका कुल समय 15 वर्ष लगा इसको। 1916 में प्रारंभ किया गया था, 1931 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, और कुल सर्ग 12 है। और काव्य श्रेणी महाकाव्य है, प्रबंध काव्य। ठीक है, साकेत के प्रेरणा स्रोत कौन कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख काव्य का उपेक्षिताएं हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीन, ये उसके कहना चाहिए कि प्रेरणा स्रोत रहे इसकी रचना के। ठीक है, और पुरस्कार इस पर मंगला पारितोष सम्मान मिला है। यह तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा राम काव्य माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना साकेत को। ये तुलसी के रामचरितमानस के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा राम काव्य माना जाता है। इस रचना में आर्य समाज का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है, तो याद रखना। और इसके बारे में आचार्य नंदूलाल वाजपेयी के अनुसार साकेत महाकाव्य नहीं आधुनिक हिंदी का एक युग प्रवर्तक
महाकाव्य है। ठीक है। दूसरा, यह नारी चेतना से संबंधित काव्य है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसी स्वीकार किया जाता है इसी के कारण। सबसे महत्वपूर्ण सर्ग 9वां सर्ग है। यह लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के क्या है, विषयांग वर्णनों को समर्पित है। ठीक है। और 10वें सर्ग में भी उर्मिला का वियोग का वर्णन है। माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुकूट नाम से किया गया है। अपनी रचनाओं को हरि गीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। ठीक है। अपनी रचनाओं में इन्होंने हरि गीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। पंक्ति कौन कौन सी है। यशोधरा से अबला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी आंचल में दूध है आंखों में पानी है। ये मोस्ट IMP फ्रेंड, इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है। और सखी में मुझसे कहकर जाती, ये भी है। नर हो न निराश करो मन को, ये भी है। और यशोधरा से, तीनों यशोधरा से है ना। पंचवटी से क्या है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही थी अवनी और अंबर तल में। ठीक। और फिर है इसकी भारत भारती में, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्सर्ग है, उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। ठीक। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। केवल मनोरंजन न कविता का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, भी उसी पंक्तियां है, भारत भारती से है। हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक। और विशेष इसमें और विशेष है कि गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली कविता हेमंत 1905 ईस्वी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक का विमात्र कहा है। ठीक है। स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ठीक है। कौटुंबिक कवि मात्र कहा है स्वयं को। भारत भारती रचना के लिए जेल जाना पड़ा और इसी रचना के लेखन के कारण राष्ट्र कवि की संख्या 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि कौन से रचना के लिए उसे जेल जाना पड़ा था और किस रचना पर उसे जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, तो ये याद रखना। ठीक है। तो ये भारत भारती के लिए जेल जाना पड़ा था और 1936 में महात्मा गांधी ने उसे राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक। और नगेंद्र के अनुसार भारत भारती को की लोकप्रियता खड़ी बोली का विजय पताका सिद्ध हुई थी। नगेंद्र के अनुसार ये पूछ सकते हैं कि भारत भारती लोकप्रियता खड़ी बोली का विजय पताका सिद्ध हुई थी, किसका कथन है ऐसा करके। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है। साकेत जो है मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जन्मादि काव्य कहा है। ठीक। साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग में के उत्तरार्ध में उर्मिला उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन का वर्णन है। ठीक है। प्रथम, अष्टम और द्वादश में। ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त के कीर्ति का आधार स्तंभ भारत भारती है। मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति का आधार स्तंभ कौन सी रचना है, भारत भारती। ठीक। और नहीं, और तो नहीं है, तो देख लीजिए आप लोग। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी मैं यह वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। हाँ, तो ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद। वीडियो कैसे लगे आप लोगों को, अच्छे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आप ऐसी कौन से कवि की रचनाओं को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद।